दोस्तों, अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस चलते हैं और हमें उनका प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाता। आइए ऐसे 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1, अक्सर लोगों के दिमाग में चलता है कि हमारे पास सरप्लस कैश है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा, और उसके साथ बहुत सारे लोन भी हैं। हमें उस सरप्लस कैश का कैसे यूज़ करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाएं, वो चाहे बोनस के थ्रू आएँ या फिर आपने किसी को उधार दिया हो वो वापस मिल जाएं, ऐसे में उस कैश से उस लोन को रीपे करें जो सबसे बड़ा हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको लगता है कि आपका कार लोन ज़्यादा है तो सबसे पहले उसे पे करें। आप अपने लोन को जितना छोटा कर सकते हैं उसे छोटा करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 2, ज़्यादातर वुमेन्स फाइनेंस में कम इंटरेस्ट क्यों लेती हैं, लेकिन इसके बावजूद वुमेन की मनी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी क्यों हैं? इसका सिंपल सा फैक्ट यही है कि वुमेन मैन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्किलफुल होती है और वुमेन का मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है। फाइनेंस एक डरावना वर्ड है और इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसलिए वुमेन्स फाइनेंस में कम इंटरेस्ट लेती हैं। वुमेन मैन के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहती हैं और वो हर चीज़ प्लान करके चलती हैं। इसके अलावा उन्हें अपने एक्सपेंस का भी अच्छा आइडिया रहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी मदर घर को चलाती है और घर में किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमारी मदर से बेहतर कोई नहीं जानता। हमारी मदर हमारे फादर की सैलरी से भी कुछ पैसे बचा लेती है, यानी कि ओवरऑल वुमन के पास मनी मैनेजमेंट की अच्छी स्किल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या गोल्ड एक बेटर इन्वेस्टमेंट है? जी हाँ, बिल्कुल बेटर इन्वेस्टमेंट है। हमारी कंट्री में गोल्ड का बहुत क्रेज़ रहता है और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन फिजिकल गोल्ड खरीदने के बजाय आपको गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए। ETF मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड, यानी कि ई गोल्ड खरीदकर आपको इसकी सेफ्टी की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी और आपको लॉकर की भी टेंशन नहीं रहेगी। ओवरऑल गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इसको आपको बिल्कुल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्या अपना घर खरीदने के लिए लोन लेना बेस्ट रहेगा या अपनी सेविंग्स को यूज़ करके घर खरीदा जाए? अपनी सेविंग्स को यूज़ करके घर खरीदना एक आइडियल है, लेकिन घर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मिडिल क्लास फैमिली को लोन लेना पड़ ही जाता है। अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं तो आपको ऐसी लोकेशन चूज़ करनी चाहिए जहां आपको लगता है कि होम लोन खत्म होने के बाद आपके घर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर इस तरह की लोकेशन में आपको घर मिल जाए तो आप होम लोन के थ्रू घर खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या बैलेंस ट्रांसफर सिबिल स्कोर को इफेक्ट करता है? जब आप एक क्रेडिट कार्ड की ड्यू पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो उसे बैलेंस ट्रांसफ़र कहते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको 90 डेज एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ जाती है और बैलेंस ट्रांसफ़र आपको सिबिल स्कोर में शो होता है, यानी कि आपके सिबिल स्कोर को इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, आखिर ये कैलकुलेटेड रिस्क क्या है? हम और आप डेली कई सारे डिसीजन लेते हैं जिसके बारे में हम ज़्यादा अवेयर नहीं रहते। सब्जियाँ खरीदने से लेकर नए कपड़े खरीदने तक ये सब हमारे फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर आते हैं। जब आपको किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन रहती है तो आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। जब आप कोई इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं तो आपको उस डिसीजन के आउटकम के बारे में भी पता होता है, उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है वो भी अच्छे से पता होता है। जब आप इस तरह के कोई डिसीजन लेते हैं तो इसे कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बेहतर है या फिर शेयर खरीदना बेहतर है? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, और जबकि म्यूचुअल फंड में आपके पैसों को इक्विटी और डेट मार्केट में लगाया जाता है, यानी कि रिस्क को बैलेंस किया जाता है। शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंगली रिस्क और वोलेटिलिटी ज़्यादा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब तक आपको शेयर मार्केट की पूरी नॉलेज ना हो तब तक आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8, क्या लोन रीस्ट्रक्चरिंग को सारे बैंक एक्सेप्ट करते हैं? लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आपको कोई भी बैंक मना नहीं कर सकता, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। अगर आपकी लोन रीस्ट्रक्चरिंग रिक्वेस्ट कोई बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आप बैंकिंग एम्बेसडमेंट में इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग से आपको डेट के ट्रैप से निकलने में आसानी होगी। अगर आपके ऊपर ज़्यादा डेट है तो आप अपने डेट को ज़रूर रीस्ट्रक्चर करा लें। क्वेश्चन नंबर 9, मेरी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है तो क्या इसके अलावा भी मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा? तो इसका जवाब है हाँ। आपकी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस तभी तक वैलिड है जब तक आप उस कंपनी के एम्प्लॉई हैं। जिस दिन आप अपनी कंपनी छोड़ देंगे तो उसके बाद वो हेल्थ इंश्योरेंस काम नहीं करेगा। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप किसी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस ले लें ताकि आप किसी भी कंपनी में काम करें, एटलीस्ट आपका हेल्थ इंश्योरेंस वैलिड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है? मेडिकल इंश्योरेंस आपके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस को कवर करता है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस में आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है, यानी आपको हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज के अलावा पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, एम्बुलेंस चार्जेस भी कवर किए जाते हैं। इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए।
तो ये थे 10 क्वेश्चंस जो अक्सर लोगों के दिमाग में चलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।